नमस्कार, मैं हूं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 3 अगस्त, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रजा लाइब्रेरी एवं म्यूजियम पर्यटन और शोध का बनेगा केंद्र। अब मात्र 5,000 रुपए में ही अपनों को दान कर सकेंगे संपत्ति। बढ़ रहे डेंगू के मामले में देखते हुए प्रशासन हुई अलर्ट। अब फसलों की निकलेगी डिजिटल कुंडली। वाराणसी को सोलर सिटी बनाने की चल रही तैयारी। चलिए अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रजा लाइब्रेरी एवं म्यूजियम पर्यटन और शोध का बनेगा केंद्र। पूरे विश्व में अब रजा लाइब्रेरी एवं म्यूजियम का नाम करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि इस लाइब्रेरी को शोध के केंद्र के साथ साथ पर्यटन के लिहाज से भी चमकाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए लाइब्रेरी से जुड़ी परियोजनाओं रामपुर फेस्टिवल का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी के महीने में करने वाले हैं। रजा लाइब्रेरी का जायजा लेने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव रामपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पांडुलिपियां और पुस्तक आदि के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान सचिव गोविंद मोहन ने कहा है कि रजा लाइब्रेरी एवं म्यूजियम ज्ञान का भंडार है। यहाँ ऐसी पुस्तकें और पांडुलिपियों का संग्रह है जो विश्व में कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे शकील बदायूनी मासूदी के बारे में। शकील बदायूनी का जन्म आज के ही दिन 3 अगस्त वर्ष 1916 में उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में हुआ था। ये पेशे से एक उर्दू के शायर, साहित्यकार और रचनाकार थे। इन्होंने वर्ष 1955 में फिल्म रुखसाना के लिए गाने लिखे थे। इन्होंने अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की। साल 1961 में इन्हें फिल्म 14वीं का चांद में गीत 14वीं का चांद के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। वही वर्ष 1962 में इन्हें फिल्म घराना में गीत हुस्न वाले तेरा जवान नहीं के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। शकील ने 20 अप्रैल साल 1970 में 53 वर्ष के उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। मौसम की मार से ऋण नहीं चुका पा रहे किसान। उत्तर प्रदेश में लगभग 26,35,749 किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपने फसल के लिए ऋण तो लिए थे लेकिन चुका नहीं पाए, क्योंकि मौसम के इस मार के कारण फसलों की अच्छी उपज नहीं हो सकी। परिणाम अब ये रहा कि ये किसान कर्ज के बोझ तले दब गए, क्योंकि इन किसानों के ऊपर किसान क्रेडिट कार्ड का 35,691 करोड़ रुपए का कर्ज बन चुका है। एनपीए में यह रकम बैंकों द्वारा शो कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है कि इस साल भी मौसम की वही मार पड़ रही है जो किसानों के लिए चिंताजनक है। हालांकि सरकार किसानों को फसल बीमा करवाने पर भी जोर दे रही, वह अभियान चला रही। साथ ही फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की अंतिम तारीख को भी बढ़ाकर 10 अगस्त कर दिया गया। लेकिन जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड का ऋण नहीं चुकाया है, उन्हें यह बीमा करवाने में परेशानी हो सकती है। लेकिन अभी तक इसके लिए किसी प्रकार के स्पष्ट नियम जारी नहीं हुए। अब मात्र 5,000 रुपए में ही अपनों को दान कर सकेंगे संपत्ति। प्रदेश सरकार ने गिफ्ट डीड यानी संपत्ति दान को अस्थायी कर दिया है, ताकि हर घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। मालूम हो कि 6 महीने के ट्रायल के रूप में पिछले ही साल मार्च से सितंबर तक गिफ्ट डीड को लागू किया गया था। इस 6 महीने में इसके परिणाम अच्छे दिखे, जिसके कारण स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग ने इसे फिर से लागू करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट द्वारा मुहर लगा दी गई। अपनी विधवा बहू को भी केवल 5,000 रुपए में सास ससुर संपत्ति दान कर सकते हैं। बता दें कि 5 साल में एक बार इस गिफ्ट डीड का इस्तेमाल हो सकेगा। लिहाजा अभी तक 7% तक स्टाम्प शुल्क परिवार के बीच भी संपत्ति के बंटवारे पर लगता था। झगड़ा न बढ़े इसके लिए पिता वसीयत भी करते थे। बावजूद इसके कई विवादों के कारण वसीयतें कोर्ट ही पहुंचती थी। पिता अपने जीवित रहते भारी भरकम स्टाम्प के कारण अपने बेटे को संपत्ति नहीं बांट पाते थे। लेकिन भाई भाई के बीच जब भी संपत्ति बंटवारा होता तो 7% तक का स्टाम्प दे होता था। काशी के 84 घाटों पर शेड लगाने की चल रही तैयारी। काशी अब कई लोगों के लिए घूमने की पहली पसंद बनती जा रही है। इसे देखते हुए सरकार भी इसके विकास और इसे पहले से बेहतर बनाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। अब इसी कड़ी में सरकार 100 करोड़ की लागत से काशी के 84 घाटों पर शेड का निर्माण करने वाली है। काशी के 84 घाटों पर जो शेड लगेंगे वे शेड टीन के होंगे। बता दें कि पर्यटन विभाग के इस प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। साथ ही साथ रविदास आश्रम से सटे रविदास घाट पर लगा हाईकोर्ट का रोक भी हट चुका है। पर्यटन अधिकारियों ने बताया कि इस घाट का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। साथ ही घाट को 80 घाट के तर्ज पर तैयार किया जाएगा, ताकि आगे क्रूज का संचालन भी हो सके। निजी संस्थानों के पाठ्यक्रमों में फीस बढ़ोतरी की मांग हुए निरस्त। जो विद्यार्थी सत्र 2023-24 में उत्तर प्रदेश के निजी इंजीनियरिंग, फार्मेसी और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। दरअसल इन विषयों के डिग्री डिप्लोमा में लगातार 5वें साल पाठ्यक्रमों में फीस नहीं बढ़ेगी। मिली जानकारी के अनुसार प्रवेश और फीस नियमन समिति के शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव को शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। मालूम हो कि इन संस्थानों में प्रवेश के लिए समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष फीस निर्धारित किए जाते हैं। बता दें कि मानक शुल्क में साल 2018-19 में वृद्धि तो हुई थी, लेकिन उसके बाद कोविड को लेकर फीस में कोई वृद्धि नहीं हुई। हालांकि अब जब स्थिति पहले से सामान्य हो गई है तो इन निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा शुल्क वृद्धि की मांग की गई थी, लेकिन कोरोना के बाद सामने आई असाधारण परिस्थितियों से कमजोर हुई आर्थिक स्थिति को देखकर फिलहाल इस शुल्क वृद्धि के प्रस्ताव को शासन ने निरस्त कर दिया।
इस मामले पर ज्योति मौर्य पर जांच के लिए कमेटी का हुआ गठन। पति आलोक मौर्य से निजी विवाद को लेकर चर्चा में बनी ज्योति मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक आलोक मौर्य की शिकायत पर ज्योति मौर्य के खिलाफ विभागीय जांच शुरू होने की खबर सामने आई है। बता दें कि पैसों के लेन देन को लेकर यह शिकायत दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबरें देखने को मिल रही है कि ज्योति मौर्य के खिलाफ नियुक्ति विभाग ने जांच करने के आदेश दिए हैं, क्योंकि ज्योति मौर्य पर नौकरी के दौरान अनियमित लेन देन करने के आरोप आलोक मौर्य द्वारा लगाए गए। इसके साथ ही उन्होंने एक डायरी भी सामने लाई जहां लेनदेन का लेखा जोखा मिला था। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले को एक जांच के लिए समिति का गठन भी किया जा चुका है। काम की बात में आज हम जानेंगे कि कैसे रेलवे स्टेशन पर सेल्फी लेना पड़ सकता है भारी। बदलते समय के साथ हर किसी के हाथ में एंड्रॉयड आया है, जिसने जीवन में कई बदलाव किए। एंड्रॉयड के आने से लोगों के बीच सेल्फी लेने का प्रचलन भी बढ़ता गया है। कई लोग तो दिन भर में कई बार अपनी फोटो लेते हैं। खासकर सेल्फी लेने की यह प्रचलन युवाओं के बीच अधिक प्रचलित है। सेल्फी लेने के इस होड़ में तो कई बार लोग अपने जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि लोग रेलवे स्टेशन पर पटरी के किनारे तो कभी प्लेटफॉर्म के किनारे अपनी सेल्फी लेते नजर आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करने पर रेलवे आप पर 1000 रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकती है। साथ ही साथ आपको 6 महीने के लिए जेल की सजा भी हो सकती है। लखनऊ में इलेक्ट्रिक सिटी बसों का किराया इतने रुपए हुआ महंगा। इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बसों के सामान्य किराए को लखनऊ में सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ने 1 रुपए से लेकर 3 रुपए तक बढ़ा दिया है। इस किराए में दुर्घटना निधि और जीएसटी को भी शामिल किया गया। वहीं ये नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी हैं। अब से जो भी इलेक्ट्रिक बसों में सफर करेंगे उन्हें नया किराया देना पड़ेगा। बता दें कि ये किराया स्लैब दूरी के हिसाब से तय हुआ है। जैसे यदि आप दुबग्गा से मोहनलालगंज का सफर तय करते हैं तो आपको 43 रुपए की बजाय 45 रुपए देने होंगे। वही दुबग्गा से पीजीआई के लिए आते हैं तो आपको 38 रुपए के बजाय 40 रुपए देने होंगे। वही दुबग्गा से तिलीबाग के लिए 33 रुपए के बजाय 35 रुपए। दुबग्गा से बंगला बाजार के सफर में 27 रुपए की जगह 30 रुपए। घंटाघर से संडीला के सफर में 64 रुपए की जगह 65 रुपए। घंटाघर से रहीमाबाद में 54 रुपए की जगह 55 रुपए। इसके अलावा घंटाघर से मलिहाबाद के लिए 38 रुपए की बजाय 40 रुपए। दुबग्गा से संडीला के लिए 49 रुपए की जगह 60 और राजाजीपुरम से चारबाग के लिए 22 रुपए की जगह 25 रुपए लगेंगे। बढ़ रहे डेंगू के मामले को देखते हुए प्रशासन हुई अलर्ट। बारिश के कारण जल जनित बीमारियों में से एक डेंगू के फैलने का खतरा भी बढ़ते जा रहा है। दरअसल प्रयागराज में डेंगू के 2 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। मामले में बढ़ोतरी होता देख जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। डेंगू के संभावित खतरे को बढ़ता देख डीएम ने अफसरों के साथ बैठकें भी की। इस बैठक में तत्काल सभी इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। बता दें कि आप भी डेंगू से बचाव के लिए अपने आसपास पानी का जमाव न होने दें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, साथ ही झाड़ियों को काटकर सफाई करें और आसपास में जंगल का जमाव न होने दें। साथ ही कूलर या खाली बर्तन में पानी स्टोर ना होने दें। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे ज्वाला देवी मंदिर के बारे में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में शक्तिनगर में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो ज्वाला देवी मंदिर से प्रचलित है। यह मंदिर भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ देवी सती की अगली जीव की पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। बता दें कि यहाँ पर एक नए मंदिर का निर्माण भी हुआ था। पुराने मंदिर का निर्माण सिंगरौली गहरवाल गाँव के राजा उदित नारायण सिंह ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ यदि कुछ सच्चे मन से मांगी जाए तो वह मनोकामना भी पूरी होती है। कई बार लोग मनोकामना पूरी होने पर सोने चांदी की जीभ भी चढ़ाते हैं। अब फसलों की निकलेगी डिजिटल कुंडली। पहली बार डिजिटल फसल कुंडली बनाने की तैयारी अलीगढ़ जनपद के 10 गांवों में चल रही है। इस डिजिटल कुंडली के सर्वे से के बाद मात्र 1 क्लिक पर गांव की फसल और पैदावार आदि से संबंधित डेटा सामने आ जाएंगे। इस संबंध में सर्वेयर, सुपरवाइजर और वेरीफायर को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशिक्षित किया जाएगा। वही संबंध में जानकारी देते हुए डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने बताया है कि सरकार ने पहले चरण में 10 गाँवों में डिजिटल क्रॉप सर्वे कराने का निर्णय लिया, जो कि किसानों के लिए काफी फायदेमंद होगा। 1 क्लिक पर फसल से लेकर पैदावार तक का ब्यौरा सामने आ जाएगा। 2 अगस्त से शासन द्वारा एनआईसी के माध्यम से लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलने शुरू हो चुके हैं। 240 रुपए के उच्चतम स्तर पर रिटेल मंडियों में पहुंचे टमाटर। इन दिनों टमाटर के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। 240 रुपए किलो टमाटर उच्चतम स्तर पर रिटेल मंडियों में पहुंच चुका है। अनुमानन करीब एक टमाटर लगभग 15 रुपए तक पड़ रहा है। ऐसा अनुमान लगाया गया कि आने वाले 1 महीने तक लोग टमाटर के इस बढ़त दाम से परेशान रहेंगे। मिली जानकारी के अनुसार लोकल किसानों के पास इस बार अच्छी मात्रा में टमाटर की उपलब्धता थी, क्योंकि बीते वर्ष इसके दाम अधिक होने की वजह से इस बार भी रकबा में बढ़ोतरी थी। जब शुरू में टमाटर के दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई तो उत्पादक घबरा गए और कईयों ने तो खेतों में ही नई उपज के ख्याल से ट्रैक्टर चला दिए। यदि वे कुछ दिन तक और इंतजार कर लेते तो शायद आज वे एक अच्छे मुनाफे में रहते।
मेरठ के इन क्षेत्रों में लोगों को अब मिलेगी फ्री वाईफाई की सुविधा। सरकार लोगों को पूरी तरह से डिजिटल बनाने और लोगों को डिजिटल सुविधा देने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। इसी बीच स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई शहरों में फ्री वाईफाई लगाए जाने वाले थे, जहां मेरठ शहर में इसका काम भी पूरा हो चुका है। मिली जानकारी के अनुसार शहर के तेजगरी, बच्चा पार्क, किबस चौराहा, कमिश्नर आवास चौराहा आदि के करीब 50 वर्ग मीटर क्षेत्र में मौजूद लोग फ्री वाईफाई की सुविधा ले रहे हैं। अभी हाल में ही इसका ट्रायल किया गया था, जो सफल हो चुका है। वाराणसी को सोलर सिटी बनाने की चल रही तैयारी। वाराणसी की सड़कों को अब सौर ऊर्जा से जगमगाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सोलर प्लांट 14 सरकारी भवनों में लगाए जाने की बात सामने आई है। बता दें कि यूपी नेडा की सरकार ने पहले चरण में 5 करोड़ रुपए का बजट सोलर सिटी परियोजना के तहत जारी किया है। एसके गुप्ता, जो कि नेडा के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि शासन की तरफ से अगले 5 वर्षों में बनारस शहर को सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य रखा है। 4 चरणों में सोलर सिटी बनाने का काम पूरा किया जाएगा। पहले चरण में शहर में हो रही बिजली खपत का 10% और सौर ऊर्जा पर आधारित किया जाएगा। वहीं दूसरे से चौथे चरण में बिजली खपत को 50% और सौर ऊर्जा पर आधारित किए जाने की योजना। उन्होंने बताया कि पहले चरण का काम इसी महीने के अंत तक शुरू किए जाने की तैयारी है। गन्ना किसान 30 सितंबर तक उपज बढ़ाने के लिए कर सकेंगे आवेदन। 30 सितंबर तक निर्धारित शुल्क के साथ उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान अपनी उपज बढ़ोतरी के लिए आवेदन पत्र दे सकते हैं। उपज बढ़ोतरी के लिए उन किसानों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा जो गन्ने की पंचामृत खेती से आच्छादित उत्तम किसान, जिनके द्वारा गन्ना खेती की पंचामृत विधि जैसे ट्रेंच प्लांटिंग, सफसली ट्रेस मल्चिंग, रेटून मैनेजमेंट डिवाइस और ड्रिप सिंचाई का आच्छादन अपने खेतों में किया गया है। साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश के आयुक्त गन्ना एवं चीनी प्रभु एन सिंह ने बताया कि पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ना सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। इस समय ग्राम स्तरीय सर्वे सट्टा प्रदर्शन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि 30 अगस्त तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। राज्य के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय चमक होने की बहुत संभावना है। साथ ही राज्य के 1 या 2 स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर तेज हवा जो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है कि चलने की संभावना है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ेगा पूर्वांचल। अब पूर्वांचल को भी अमृतसर से कोलकाता के बीच प्रस्तावित ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ा जाने वाला है, जिसके तहत औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर जनपदों में किया जाएगा। 4 लेन और हाईवे का निर्माण होने के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन हब और लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण भी किया जा सकेगा। 4 लेन और हाईवे का निर्माण होने के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन हब और लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण भी किया जाएगा। इस मामले को लेकर प्रयागराज और मिर्जापुर के कमिश्नर, डीएम, उद्योग और नियोजन से जुड़े अफसरों के साथ वर्चुअल बैठक में मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में चर्चा की गई। बता दें कि इस ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर से पीएमओ की पहल पर वाराणसी के पेरीफेरी में एनसीआर के तर्ज पर विकसित होने वाले औद्योगिक गलियारे को जोड़ा जाना है। बता दें कि बनारस को पूर्वी व पश्चिमी राज्यों को केंद्र इस कॉरिडोर के जरिए बनाने की तैयारी है। ढांचागत विकास पर बैठक में पहले चरण पर चर्चा भी की जा चुकी है। वाराणसी में G20 के सम्मेलन के लिए चल रही तैयारी। G20 के तीसरे सत्र का आयोजन 17 से 24 अगस्त के बीच होने वाला है, जहां G20 देशों के राष्ट्र प्रमुखों की आगवानी वाराणसी करने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार मेहमान ताज होटल में रुकेंगे। साथ ही बड़े यूथ ओरिएंटेड प्रोग्राम IIT BHU परिसर रुद्राक्ष और TFC में होंगे। बता दें कि 20 देशों के 570 मेहमान G20 के सम्मेलन सत्र के तीसरे चरण में शिरकत करने वाले। इस आयोजन को लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों पर हैं। बता दें कि इस दौरान 17 से 20 अगस्त तक यूथ कॉन्क्लेव और 23 से 24 अगस्त तक कल्चरल समिट का आयोजन होना है। गोरखपुर में अब असुरन से पिपराइच तक जल्द होगा 4 लेन का निर्माण। गोरखपुर में अब असुरन से पिपराइच रोड को भी अब 4 लेन बनाने की योजना चल रही, जहां DPR बनाने का काम अब अंतिम चरण तक आ चुका है। मिली जानकारी के अनुसार DPR शासन के पास मंजूरी के लिए 1 हफ्ते के अंदर ही भेज दिए जाएंगे। कुछ बाजारों को चिन्हित भी किए जा चुके हैं ताकि रोड को असुरन से पिपराइच तक चौड़ा किया जा सके। सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, साथ ही कितने मकान और दुकान इसके जद में आने वाले हैं, इसका आकलन भी DPR बनाने के क्रम में ही किया जा रहा है। साथ ही साथ अतिक्रमण का भी आकलन शुरू है। जब इन सभी आकलनों का काम हो जाएगा तो कितने अतिक्रमण को हटाना है या कितना मुआवजा देना है, यह भी तय कर लिया जाएगा। आगामी वर्ष के जनवरी महीने में गर्भगृह में विराजेंगे रामलला। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 3 तल में होने वाला है, जो कि साल 2025 तक ही पूर्ण हो पाएगा। हालांकि मंदिर के भूतल का निर्माण फिलहाल 80% तक पूरा हो चुका है। मालूम हो कि भूतल पर निर्मित गर्भगृह में रामलला की स्थापना आगामी वर्ष 2024 में जनवरी तक पूरी हो जाएगी। हालांकि जून के अंतिम सप्ताह तक भूतल का ढांचा खड़ा किया जा चुका है। बता दें कि कुल 392 स्तंभ राम मंदिर में तीनों तलों पर
प्रयुक्त किए जाने वाले हैं। इन स्तंभों पर आपको शुद्धता, कला और भव्यता की पर्यायी अक्षरियों व कुछ चुनिंदा देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण देखने को मिलेंगी। रैपिडेक्स स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए दुहाई में बनेगा थाना। यात्रियों की सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक से युक्त सुरक्षा की व्यवस्था देश की पहली रीजनल रैपिडेक्स ट्रेन में की जाएगी। बता दें कि सुरक्षा जांच डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर द्वारा रैपिडेक्स स्टेशनों में प्रवेश के समय यात्रियों के लिए होगी। यात्रियों को ऊपर से नीचे तक DFMD द्वारा पूरी स्क्रीनिंग करवाई जाएंगी। ऐसे में यदि कोई संदिग्ध वस्तुओं के साथ आता है तो उसे रोका जा सके। वहीं गाजियाबाद स्थित दुहाई में रैपिडेक्स स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस थाना बनाया जाएगा। साथ ही साथ 6 चौकियों का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। बता दें कि इन 6 चौकियों में से 2 का निर्माण कार्य पूरा भी किया जा चुका है। प्लेयर ऑफ द सीरीज होने के बावजूद भी इस बात का ईशान किशन को रह गया मलाल। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने बेहतर बल्लेबाजी किया। ईशान किशन ने एक ठोस शुरुआत की जहां उन्होंने 3 मैचों में दमदार अर्धशतक जड़े। ईशान किशन ही वह बल्लेबाज रहे जिन्होंने सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाया। बता दें कि इन्होंने 3 पारियों में कुल 184 रन बनाकर टीम में एक अहम रोल अदा किया है। मालूम हो कि प्लेयर ऑफ द सीरीज से उन्हें सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस के लिए नवाजा भी गया। इतना होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ईशान किशन खुश नहीं दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि एक बात का मलाल रहने वाला है क्योंकि उन्होंने जो फिनिशिंग दी उससे खुश नहीं है। वे चाहते थे कि वो एक बड़ा स्कोर हासिल करें। कई कारणों से भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। आज के दिन ही वर्ष 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि वह भारत को यूरेनियम संवर्धन में सहायता नहीं देगा। आज के दिन ही मैथिली शरण गुप्त जयंती मनाई जाती है। बता दें कि मैथिली शरण गुप्त एक कवि थे। इनका जन्म वर्ष 1886 में हुआ था। आज के दिन ही वर्ष 1939 में अपूर्व सेन गुप्त, वर्ष 1956 में बलविंदर संधू और वर्ष 1960 में गोपाल शर्मा का जन्म हुआ था। ये सभी एक भारतीय क्रिकेटर थे। सुनील छेत्री जो कि एक फुटबॉलर थे, उनका जन्म भी आज के दिन ही वर्ष 1984 में हुआ था। टेक ज्ञान में आज हम बात करेंगे अपने आईडी से लिया गया सिम दूसरे को देना पड़ सकता है भारी। अक्सर ऐसा होता है कि 1 या 2 या उससे अधिक सिम मौजूद होते हैं और बार बार यूज नहीं होने के कारण आप उस सिम को अपने दोस्त या किसी पहचान वाले को दे देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करना आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है? दरअसल अभी हाल में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां एक शख्स को अपने दोस्त को सिम देकर मदद करना भारी पड़ गया। दरअसल एक शख्स जिसके पास 2 सिम थे तो उनमें से एक सिम को उसने अपने किसी दोस्त को दे दिया। उस दोस्त ने सिम का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। कुछ समय बाद जिस शख्स ने सिम दी थी उसे किसी कारण से कहीं और शिफ्ट होना पड़ा। समय बीता और उस शख्स को जिसने अपने उसी पुराने सिम की जरूरत पड़ी, जिस सिम को उसने अपने दोस्त को दिया था, उस शख्स ने अपने दोस्त को कॉल भी किया और कॉल नहीं लगा। इस कारण से उसने फिर से उस सिम को शुरू करवा लिया। जैसे ही वह नंबर दोबारा शुरू हुआ था उस शख्स को बार बार बैंक से लोन चुकाने के लिए फोन आने लगे। ऐसे में उस शख्स को अपनी आईडी से दिया गया सिम किसी और को देना भारी पड़ गया। तो आप भी ध्यान रखें कि किसी को कितनी भी जरूरत क्यों ना पड़े, आप अपने आईडी से लिया गया सिम किसी दूसरे को ना दें, क्योंकि इस सिम से सामने वाले शख्स कुछ भी गलत कर सकता है और कानूनी कार्रवाई आप पर ही की जाएगी क्योंकि सिम आपके आईडी से ही लिया गया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।